नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। ये हमारा जो है घटना चक्र का पूर्वालोकन सीरीज चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की। ठीक है, यानी कि पॉलिटी वाले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अभी तक इसमें हमने 2 चैप्टर के बारे में बात कर ली अपने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 में। ये हमारा इस सीरीज का लेक्चर 2 है। तो आज हम शुरुआत करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ से। ठीक है, यह है पेज नंबर 23 और 24 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो मित्र नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। यह हमें मोटिवेट करता रहेगा आपके पास और अच्छे अच्छे कंटेंट को ले आने के लिए। तो चलिए आ गए हैं हम प्रश्नों की तरफ, और चैप्टर है भारत की प्रमुख समितियों के बारे में। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नांकित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, या फिर सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, अथवा डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। बताइए आप लोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन है, यानी कि स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान की रचना है तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, विचार भर प्रस्तुत किया था। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। किसका आधार पर? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर। कब? मई 1934 में। स्थान कौन सा था? तो वह रांची था। पार्टी कौन सी थी? तो स्वराज पार्टी थी। ठीक है, इन्होंने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी। ठीक, तो आगे देखते हैं। संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह एक प्रथम अवसर था, या फिर यह जो है एक प्रथम अवसर था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ए एम एन राय, बी आर अम्बेडकर, सी एनी बेसेंट, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम एन राय। आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन राय ने दिया था। ठीक है, वर्ष 1934 में ही संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन राय ने दिया था। ठीक है, और 1934 में ही रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग के साथ साथ वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा की मांग की थी, जिसे संविधान सभा उन्होंने कहा था। और यह संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, अच्छे से इन सब प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड प्रैक्टिस करते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे तो आगे पीछे इधर उधर ये सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अभी जब इसके बाद हम टेस्ट सीरीज करेंगे अपनी, वहाँ पर भी ऐसे ही प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। देखिए, बार बार रिपीटिशन चल रहा है, फिलहाल इसमें ऑप्शन अलग है। ठीक है, एक निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए साइमन कमीशन के द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, सी क्रिप्स मिशन के द्वारा, या फिर डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो यह था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में किया गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो यह आया था 1942 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात यह कंडीशन थी इसमें। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख, बी 10 लाख, सी 12 लाख, डी 15 लाख। सही आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख। 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया था। ठीक है, संविधान निर्मात्री परिषद में।
किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, 1942। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, बी पैथी क्लारेंस, सी स्टैफोर्ड क्रिस या फिर डी एबी अलेक्जेंडर। देखिए, विलियम वुड जो है क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन था? तो पैथी क्लारेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। आइए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की इसके। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुँचा। क्रिप्स मिशन कब आया? तो यह आया 1942 में। ठीक है। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स यह जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथी क्लारेंस जो कि उस समय के भारत सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर यह नौसेना के मंत्री थे, ब्रिटिश नौसेना। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, अथवा सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो बताइए, संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, या किस योजना या प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 में। ठीक, मार्च 1946 के तहत किया गया था। सदस्य थे इसके स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथी क्लारेंस उस समय के भारत सचिव, वह भी इसमें सदस्य थे, और नौसेना मंत्री एबी अलेक्जेंडर भी कैबिनेट मिशन के ही सदस्य थे। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके, या फिर इसके एक्सप्लेनेशन को पहले देख लेते हैं। वैसे कुछ खास है नहीं। देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। यह हम इस प्रातिनिधिक निर्वाचन मिनिमम कितने व्यक्तियों पर था? तो लगभग 10 लाख। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उपसभापति पूछा जा रहा है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, 24 अगस्त, एक एक डेट भी आपको याद रहनी चाहिए, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, भूलिए मत। देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। ठीक है। घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, और क्या कहा गया था कि यह कार्यभार कब संभालेगी? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। अब तो इसमें जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय को इसमें कार्यकारिणी परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाया गया था, तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था कार्यकारिणी परिषद का। ठीक है। कार्यपालिका परिषद का या कार्यकारिणी परिषद का, आप कुछ भी कहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डी डॉक्टर जगजीवन राम। तो चलिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी सी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है
प्रथम अंतरिम सरकार जो गठित की गई थी उसके सदस्य नहीं थे। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, बाकी यह तीनों यानी कि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम इसके सदस्य थे। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, थोड़ा और जानकारियाँ हमको मिलेंगी। देखिए, यह हमारा कुछ नए कोर्स शुरू होंगे जल्दी ही। PT 365 के काफ़ी वीडियो अपलोडेड है, उन्हें आप देखिए। पहले पॉलिटी का जिसमें पूरा कवर हो चुका है सेक्शन, और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर का भी लगभग 6 लेक्चर हो चुका है, उसमें 2 लेक्चर बचा हुआ है जो कि अभी बीच में ही रोका गया है। ठीक है, बाकी विजन IAS टेस्ट सीरीज के भी 2 टेस्ट अच्छे खासे डिस्कस किए गए, वह भी पॉलिटी के ही टेस्ट हैं। एक टेस्ट को जो है काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने के चक्कर में वह बन गया काफ़ी लंबा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल उसमें बता दिया गया आपको तो वह बन गया लंबा, तो आपने क्या किया, उससे बाइकआउट कर लिया। एक बार उसको, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट के बेस पे थोड़ा परेशान होते हुए, थोड़ा लंबा खींचते हुए एक बार उस पूरे जो है इन दोनों टेस्ट सीरीज को देख लीजिए। आप ज़रूर से ज़रूर इन पॉलिटी वाले टेस्ट सीरीज को अवश्य रूप से देखिए। एक बार आप इन दोनों टेस्ट सीरीज को देखेंगे तो निश्चित ही आप लोग पॉलिटी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे UPSC के, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की अवस्था में खुद को पाएंगे। तो चलिए, फिलहाल अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो बेल आइकन को ज़रूर ही दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती रहे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। वैसे मेरी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि आप लाइक सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर करते हुए बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप भी मोटिवेट होते रहें। चलिए बात कर लेते हैं फिलहाल एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, एक एक चीज़, एक एक पद, एक एक नाम आपको याद रखना है, साथ ही साथ यह डेट भी दोनों की दोनों। ठीक है, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम यह श्रम मंत्री थे, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम मंत्री, ये शामिल ही नहीं थे, तो बात मत करिए इनके बारे में। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। देखिए, 24 अगस्त को घोषणा हुई थी, नेहरू को इसका उपसभापति या उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका उपसभापति या उपाध्यक्ष बनाया गया था, वायसराय की कार्यपालिका की परिषद का। ठीक है, बाकी अन्य जो सदस्य थे उसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था और जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह कथन और कारण के आधार पर है, तो देख लेते हैं, चाहे जिस आधार पर करना तो हमें सब है। देखिए, कथन इस प्रकार से है। कथन ए है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण इसका दिया जा रहा है, कारण आर, कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो अब नीचे कथन और कारण के बारे में कुछ व्यवस्थाएं या क्रम दिए हुए हैं, इनको भी देखते हैं। देखिए, ए है ऑप्शन कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सही है पर कारण आर गलत है। डी, कथन गलत है पर कारण सही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए देखिए, इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, कथन सही है पर कारण जो है इसका यानी कि यह आर गलत है। वेवेल का ऐसा कोई विचार नहीं था बंटवारा रोकने का, यह कारण तो बिल्कुल ही सही है। आइए देखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, तब समझ में आएगा। देखिए, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनिथिगो के स्थान पर विस्काउंट लेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय देखिए 1900, ये क्रम भी आपको जानते रहना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड लिनिथिगो जो थे, इनके स्थान पर जो है अक्टूबर 1943 में विस्काउंट वेवेल को वायसराय बनाया गया था। ठीक है, या तथा गवर्नर जनरल भी इन्हें ही बनाया गया था। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। वे भारतीय संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। कब? मई 1945 में। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। मुख्य रूप से आपको यह याद रखना है, यह ना भी याद रहे यह डेट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह जून 1945 में वेवेल योजना आई थी या सार्वजनिक की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो आगे देखिए, वेबल योजना में जो प्रस्ताव किए गए थे उनके बारे में देखते हैं। देखिए, वेबल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी पदों का सभी सदस्यों का भारतीय होना। ठीक है, वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो सभी सदस्य थे वायसराय के, उसमें सॉरी भारतीय सदस्यों को शामिल करने के लिए इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और साथ ही साथ शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना, युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। ठीक है, यह सारे प्रावधान थे वेबल योजना में। ठीक, वेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। ठीक है, भारत को पूर्ण शासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोधों को दूर करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। कितना लंबा हो गया है कि नहीं। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। ए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। 2, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। 3, वह बहुदलीय निकाय थी। 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। ऑप्शन भी है या देख लिया ना आपने, अब ऑप्शन देखिए, कूट दिए हुए हैं। ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 4 या फिर डी 1 2 3 4। फिर से दिखा दूं क्या। चलिए बताइए कौन कौन सा सत्य नहीं, बस ये छांट लीजिए, वहां से तो हम लोग समझ लेंगे। चलिए आइए बात करते हैं, सीधे चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्योंकि आंसर में हमारे स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, यहाँ से यह हमें पता चल रहा है। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। अतः संविधान सभा जो है यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन भी किया। ठीक है, यानी सभी कथन सत्य है, केवल एक को छोड़ करके। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो यहाँ भी वही सेम कथन है, बताना है कौन सा कथन लेकिन इसमें सही है। संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही है, ये देखिए। तो कथन है ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बी है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। सी है, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। डी है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। बहुदलीय संरचना थी, यह हम जानते हैं। प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह हमने अभी ऊपर ही देखा है। एक्सप्लेनेशन करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है और बुक में भी नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। क्या गलत कथन कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। तो बताइए। ए है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। तो बताइए, पीसीएस 2012 का, एमपी पीसीएस 2012 का यह प्रश्न है। बताइए कौन सा कथन गलत है। देखिए, अगर यह सही होगा तो यह गलत हो जाएगा और यह गलत होगा तो यह सही हो जाए, अगर यह गलत होगा तो यह सही हो जाएगा। ऐसे आप लोग छांट लीजिए। अब बताइए कौन सा गलत है। 50-50 कर दिया हमने भाई।
देखिए इसमें गलत ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। इसके जो है ये देखिए, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उस समय मताधिकार को सीमित किया गया था। जो विधानसभाओं के या प्रांतीय सभाओं के चुनाव हुए थे उनके चुनावों को, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लानेशन के बारे में, जो कि है नेक्स्ट पेज पे। तो चलते हैं, पहले पेन को हटाते हैं तब ना चलेंगे। तो देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था, सार्वभौम मताधिकार नहीं था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो बताइए फटाक से। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। अप्रत्यक्ष रीति से यह चुनाव हुआ था, यानी कि लगभग 10 लाख लोगों के लगभग 10 लाख लोग जो है पर एक प्रतिनिधि थे, लगभग 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि थे। और इसके अलावा क्या था, इसने कई समितियों और कई उप समितियों या उप समूहों के माध्यम से कार्य किया था। वह मताधिकार जो है यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, ठीक है। संविधान सभा के बारे में सारी बातें हो रही हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ नहीं बताया गया, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, यह बोल दिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। पूछ रहे हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत घुमाया गया है। सही आंसर आप सबको पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से चुने गए थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ए सीधे जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या फिर डी प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो बिल्कुल ठीक, सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी S राधाकृष्णन। जल्दी जल्दी करिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जो है चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। बार बार कंफ्यूजन होता है, आप लोगों का प्रश्न गलत होता है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आइए बात कर ले। तो एक्सप्लेनेशन है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी, तो इसके एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह जो है अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक है। फिर दूसरी बैठक कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने जो है तो अपनी दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा जो है यह अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। साथ ही साथ दोनों डेट 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 आपको याद रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पर भी वही है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी।
तो हम लोग सब लोग जानते हैं यह अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेम प्रश्न नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, थोड़ा सा घुमाया गया। ठीक है, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी श्री अय्यर या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल ठीक, संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यह है क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या फिर डी KM मुंशी। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा शब्दों को घुमाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 21वां नंबर का यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, ए 10 जून 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1949 को या फिर डी 26 दिसंबर 1949 को। तो अभी हमने बात की थी प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसकी स्थापना भी उसी दिन की गई थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लें, बताने की जरूरत तो ऐसे है नहीं। देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ए दिसंबर 1946, बी दिसंबर 1948, सी नवंबर 1950, डी दिसंबर 1951। बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पर 9 भी लिख दो तो भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे, 9 दिसंबर 1946 को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 19 नवंबर 1947 या फिर डी 30 जून 1949। बहुत अच्छे से हम सबको पता है 9 दिसंबर 1946। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी सेम प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया, तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ए जनवरी 22 1946 को, बी जनवरी 22 1947 को, सी फरवरी 20 1947 को या फिर डी जुलाई 26 1946 को। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 या फिर जनवरी 22 1947 को भारतीय को जो है संविधान सभा द्वारा जो है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, या पारित किया गया था कब, 22 जनवरी 1947 को। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1900 जो प्रियम्बल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का प्रारूप बन गया था। ठीक है, एक प्रश्न और हो सकता है कि प्रस्तावना का प्रारूप किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो आगे चल करके प्रस्तावना बन गया था। ठीक है, बाकी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जो भारत को एक संविधान देने का एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ए जवाहरलाल नेहरू, बी BR अम्बेडकर, सी BN राव या फिर डी महात्मा गांधी। अभी अभी ऊपर देखते हुए आए हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। कब दिया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी डॉक्टर CD देशमुख। सेम प्रश्न, शब्दों से खिलवाड़,
सही आंसर वही रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यह है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह चारों कथन दिए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पहला कथन है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और चौथा कथन है कि राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो बताइए कौन सा कथन सही है। कूट दिया हुआ है, ए 1 2 3, बी 1 3 4, सी 2 3 4 या फिर डी सभी चारों। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3। या यह चौथा कथन इसलिए गलत है कि मुखिया जो है राज्य का यह राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन न होकर के भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। देखिए भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी कि संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, न कि डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं। समझे आप लोग? जिसका चुनाव हम लोग करेंगे वह प्रत्यक्ष होगा और जो हम लोग नहीं करेंगे वह अप्रत्यक्ष होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं एक नॉन टेक्निकल भाषा में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 9, सी 12, डी 12। ऑप्शन ही पढ़ना भूल गया तो मुझे लगा आप लोगों को पढ़ना है। अरे थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी करते चलिए यार। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि संविधान सभा को भारतीय संविधान बनाने के लिए कुल लगभग 12 अधिवेशन करने पड़े थे। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं सही आंसर के बारे में। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, ठीक है, कुल 11 अधिवेशन जिनकी अवधि 165 दिन थी वे हुए थे। ठीक है, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन ही 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। लेकिन इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा जो है पुनः 24 जनवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 24 जनवरी 1950 को समवेत यानी मिलती है। फिर जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्या हुआ था 24 जनवरी 1950 को? जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने जो है इस पे हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है, पूर्ण रूप से संविधान को लागू करने के लिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताना है। ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950 या फिर डी 25 जनवरी 1950। अभी अभी देखते हुए आए हो आप लोग। यह है 24 जनवरी 1950। सॉरी नीचे वाले ठीक हो गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेनेशन की तो आवश्यकता नहीं है ना। देखिए यह कुछ बातें हैं जो आपसे कही गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अभी अभी ऊपर देखा हम और आपने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की। अब इस तरह के प्रश्नों को आपको करना क्या है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना है, पूरा प्रश्न पढ़ना है, फिर वीडियो ओके कर प्ले कर लेना है, तब मैं आंसर बता दूंगा आपको। तो चलिए आप लोगों ने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा, तो आइए बात कर लेते हैं इसके सही विकल्प के बारे में। यह है ऑप्शन बी सही, यानी कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह थे H.C. मुखर्जी। यह संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे।
और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य तो यह थे, बताइए, के.एम. मुंशी। ठीक है। फिर राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो यह थे वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सूची 1 का पहला। फिर एक ही बचता है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर से बता देता हूँ, तो चलिए एक्सप्लेनेशन में फिर से बताया गया है। देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही। ठीक है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णामाचारी, और इसी के साथ अंत में क्या था, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. B.N. राव, या फिर डी. के.एम. मुंशी। संवैधानिक सलाहकार के बारे में बात की जा रही है। देख रहे हैं लाइन से कई जगहों पूछा गया, जल्दी बताइए। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि B.N. राव जो है यह संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। कुछ खास है नहीं, सीधे सीधे है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनगल नरसिंह राव, B.N. राव, बेनगल नरसिंह राव, B.N. राव, दो बार बोल रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए फिर से बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ए. B.R. अम्बेडकर द्वारा, बी. B.N. राव द्वारा, सी. के संथानम द्वारा, या फिर डी. के.एम. मुंशी के द्वारा। तो बताइए आप लोग। देखिए, इसका सही आंसर है जो संविधान निर्माण के लिए संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने ही सबसे पहले संविधान का प्रारूप या प्रथम प्रारूप तैयार किया था। वह कौन थे? तो वह थे भैया B.N. राव, यानी कि बेनगल नरसिंह राव। इन्हीं के द्वारा जो है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप भी तैयार किया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ठीक, तो यह इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि B.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी B.N. राव के मूल प्रारूप के संविधान में? तो यह थी 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ए. 14 नवंबर 1949, बी. 14 नवंबर 1948, सी. 25 नवंबर 1948, या फिर डी. 25 नवंबर 1949। अपने सर्वाधिक कठिनतम प्रश्नों में इस प्रश्न को गिना जा सकता है। चलिए बात करते हैं इसके उत्तर के बारे में। तो इसका सही विकल्प ऐसे नहीं पता चलेगा, यह ऐसे पता चलेगा, क्योंकि तृतीय वाचन का प्रारंभ जो है 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चलता रहा था। ठीक है, तो निकटतम आंसर अगर आपको प्रश्न में इस तरीके के प्रश्नों में लगाना हो तो आप किसे लगाएंगे बताइए? देखिए, इसे लगाएंगे। कब से प्रारंभ हुआ था? अंत पूछता तो 25 नवंबर 1949 को लगाते, और जब प्रारंभ पूछ रहा है तो 14 नवंबर 1949 आपका सही आंसर होता। ठीक है, हालांकि इन्होंने यहाँ पे स्टार बना करके हमको सही आंसर को बताया है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को 49 तक चला। ठीक है, हालांकि ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना न्यूनतम रहती है, लेकिन फिर भी हमको कुछ छोड़ना नहीं है और आपको कुछ भूलना नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में।
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था ए 26 जनवरी 1950 को, बी नवंबर 26 1949 को, सी फरवरी 11 1948 को, या फिर डी कोई नहीं। बताइए। देखिए इसका सही आंसर है नवंबर 26 1949 या फिर 26 नवंबर 1949। इसी दिन हम लोग विधि दिवस मनाते हैं। ठीक है, विधि दिवस इसी दिन मनाते हैं क्योंकि संविधान का पूर्ण रूप से निर्माण हो गया था और कुछ विधियां लागू भी हो गई थी। चलिए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को इस तिथि का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल में किया गया। ठीक है, तो इसी दिन जो है भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, कौन कौन से प्रावधान लागू हुए थे? ठीक है, नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध इसी दिन लागू हो गए थे। ठीक है, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, किस रूप में? पूर्ण रूप से लागू होने और पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि को। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? देखिए यह पूर्ण रूप से लागू और पूर्ण रूप से क्रियान्वित की बात कर रहा है। ठीक है, इस तिथि को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, जबकि पूछा प्रश्न में क्या है कि पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो भैया तैयार तो नवंबर 26 1949 को हो गया था, लेकिन लागू पूर्ण रूप से या क्रियान्वित पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे खाना 9 बजे बन गया आपका, लेकिन आपने खाया खाना 11 बजे। तो खाना बना कब अगर पूछा जाएगा तो 9 बजे, और खाना खा के बर्तन वर्तन साफ कब कर दिया तो 11 बजे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था ए 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को, या फिर डी 15 नवंबर 1949 को। तो अभी अभी ऊपर देखते हुए आए हैं कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 26 नवंबर 1949। तो डेट कौन सी सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था ए 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जून 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, या फिर डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान को स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, स्वीकृत कर लिया गया था या अंगीकृत कर लिया गया था, यह लिखा है भाई अंगीकृत। ठीक है, पेन नहीं लिया हूँ आज। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान किस तिथि से अपनाया गया था ए 26 जनवरी 1949। यार क्या बार बार एक ही प्रश्न को विकल्पों को पढ़ा जाए। ठीक है, इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। ठीक है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को तिथि से अपनाया गया था, वही सेम लॉजिक अंगीकृत। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था ए 26 जनवरी 1950 को, बी 23 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को, या फिर डी 26 दिसंबर 1949 को। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को भी पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है 1990 में। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की।
यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी, यह एक शुभ दिन था, या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फटाक से। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को यानी कि 26 जनवरी को ही 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पता चलेगा और अच्छे से, या थोड़ी और डिटेल हमें पता चलेगी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, ठीक, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, जो दिसंबर 1929 में हुआ था, उसमें जो है पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। अब तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया। अब क्या करें, तो 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय यानी कि यादगार बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ए, संविधान सभा द्वारा, बी, ब्रिटिश संसद द्वारा, सी, गवर्नर जनरल द्वारा, या फिर डी, भारतीय संसद के द्वारा। चलिए, इसका सही आंसर है संवैधानिक सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिए, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ठीक है, या फिर था, अपनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, ए, संविधान सभा द्वारा, बी, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी, भारतीय संसद द्वारा, या फिर डी, ब्रिटिश संसद द्वारा। सेम प्रश्न है, थोड़ा सा भाषा को घुमाया गया, संविधान सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 44, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, ए, जनवरी 26 1950 को, बी, फरवरी 11 1948 को, सी, नवंबर 26 1949 को, या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई तिथि, किसी तिथि को नहीं, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है। बिल्कुल ठीक, बार बार बात हो रही है, अभी लगातार ही बात हो रही है। नवंबर 26 1949 या फिर 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, या फिर हम भारत के लोगों के द्वारा। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ए, पश्चिम बंगाल से, बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से, या फिर सी, तत्कालीन मध्य भारत से, अथवा डी, पंजाब से। चलिए, इसका सही आंसर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में, किसमें, प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। सर्वप्रथम बी.आर. अम्बेडकर जो है अविभाजित बंगाल के पूर्वी भारत से निर्वाचित हुए थे, ठीक है। बाद में यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला गया। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर संविधान सभा में सम्मिलित हुए। कैसे, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव से निर्वाचित होकर यह भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। कौन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो उपचुनाव हुआ था तो उनके लिए कोई न कोई सीट छोड़ा होगा या किसी की मृत्यु हुई होगी। तो मृत्यु तो नहीं हुई थी, यह बहुत अच्छी बात है। वहाँ उनके लिए सीट छोड़ी गई थी कांग्रेस के M.R. जयकर के द्वारा, ठीक है। इन्होंने त्याग पत्र देकर के पूना की सीट को रिक्त किया था, जिससे जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुनः निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो
अब सही आंसर तो आपको बताया ही गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन 5 कैसे आ गया? क्वेश्चन तो 46 आना चाहिए। हाँ चलिए बात कर लेते हैं, वो थोड़ा स्लाइड इधर उधर हो गई थी, उसे एडजस्ट करना पड़ा। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ए 1886 1951, बी 1891 में जन्म, सी 1956 में मृत्यु, सी 1877 में जन्म और 1961 में मृत्यु, अथवा डी 1889 में जन्म और 1961 में मृत्यु। तो बताइए कब मृत्यु और कब जन्म हुआ था, या कब जन्म और कब मृत्यु हुई थी? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1956 में हुई थी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, थोड़ा और इनके बारे में डिटेल पता चलेगी। देखिए भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, कब? तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश, मऊ नहीं महू मध्य प्रदेश में, तथा मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी और 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। तो यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, बताना है इनमें से कौन से सही हैं, ठीक है, और नीचे कूट के माध्यम से ही ऐसा करना है हमें। आइए बात करते हैं पहला कथन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। दूसरा कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो बताइए नीचे कूट देख करके कौन सा कथन या कौन सा ऑप्शन सही है, कि ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न तो दो। चलिए सही आंसर है ऑप्शन सी, दो के दोनों ही कथन सत्य हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ बताया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन या अंतिम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया था, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया था। आइए चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। चिंता मत करिए, बस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यहाँ जो है नीचे दो वक्तव्य दिए, कथन और कारण दिए हुए, बताना है कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता। तो विकल्पों को हम लोग देखेंगे। पहले कथन ए और कारण आर को जानते हैं। देखिए कथन ए है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और कारण आर इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन इस प्रकार से है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सत्य परंतु आर असत्य। डी ए असत्य परंतु आर सत्य। आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए सत्य है और ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। वैसे ये लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, है ना।
थोड़ा पढ़ दिया है तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। थोड़ा अन्य लोगों को भी जोड़िए अपने साथ या हमारे इस यात्रा में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मौलाना आज़ाद ने, या फिर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रश्न फिर से पढ़ दूं कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका सही आंसर है मौलाना आज़ाद। इन्होंने जो है वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ठीक है, किसने किसने समर्थन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और स्थगित करने की बात अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। बस इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, 53 क्वेश्चन है, कुल 53 प्रश्न है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की संविधान के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ए सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, या फिर डी महात्मा गांधी। आसान है, हिस्ट्री में भी मिलेगा अभी हमको यह। सही आंसर है डी महात्मा गांधी। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। देखिए भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। यह है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका है? ए मोरिस जॉन्स का, बी हार्डग्रेव जूनियर का, सी अलेक्जेंड्रोविच का, या फिर डी आइवर जेनिंग्स का। कथन अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स। ठीक है, कथन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन जो है आइवर जेनिंग्स जी का है। ठीक है, यहाँ देखिए आइवर जेनिंग्स का है, और अच्छे से देखिए आइवर जेनिंग्स का है। ठीक है, यह कथन इसलिए याद करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मेंस में सीधे सीधे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। देखिए प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। यह पूछ रहा है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ऑस्टिन, बी CR एटली, सी विंस्टन चर्चिल, या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टिन। ऑस्टिन ने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। आज़ादी के समय की बात कर रहे हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए इनकी एक बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बुक थी क्या? एक बुक है किसकी? आइवर जेनिंग्स, ग्रेनविल ऑस्टिन की। ठीक है, आइवर जेनिंग्स की बात नहीं हो रही। ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक पुस्तक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, और इन्हें जो है इस पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, और यह क्या थे? तो यह एक इतिहासकार थे। चलिए बात कर लेते हैं आज के इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। सीधा सीधा प्रश्न है। इसमें जो है 15 महिलाएं सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वह भी
सीधे सीधे भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। यह भी खत्म कर दिया जाए क्या, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है। यह देखिए यहाँ पे खत्म, 10 प्रश्न है। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा मस्तिष्क और दिल दिमाग खोल करके देखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।